नमस्कार। आज हमारे साथ युवा नेता आरटीआई एक्टिविस्ट प्रभात यादव जी हैं, जो नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। इन्होंने अपने क्षेत्र में लोगों के लिए संघर्ष किया है। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि नरपतगंज में जो बुनियादी सुविधाएं, मूलभूत आवश्यकताएं जो लोगों का, क्या उस मूलभूत आवश्यकताओं को, सरकार की दी गई योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम जो सरकार के आला कर्मचारी हैं वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके जितने भी दर्शक हैं सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं नरपतगंज विधानसभा के जनता मालिक को प्रणाम करता हूं और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक बात है मूलभूत सुविधाओं की, तो नरपतगंज विधानसभा में ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ पर 60 साल में जनता का शोषण किया गया है, कोई काम नहीं हुआ है। आप दिखा दीजिए एक भी काम। सरकार भले ही यहाँ पर जो है सुविधा देती होंगी, लेकिन यहाँ के जो नेता हैं वो खुद करप्ट हैं। वो क्या यहाँ पर विकास करेंगे? नेता हो गया, पदाधिकारी हो गया, सब करप्ट है। किसी को कुछ नहीं मिलता है, जनता को कोई लाभ नहीं मिलता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जब प्रथम किस्त छोड़ा जाता है तो पहले जो है दरवाजे पर जो है पहुंच जाता है वहां पर दलाल सब कि आप हमको पहले 10,000 दीजिए। तो ऐसा विकास हो रहा है नरपतगंज विधानसभा में। अच्छा, वो तो ठीक है, वो अलग मुद्दा है। ये हम कह रहे हैं कि नरपतगंज में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसमें क्या आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार के राज में और वर्तमान का जो 5 साल बीता है उसमें क्या विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ है। नीतीश कुमार 125 यूनिट बिजली फ्री किए हैं। कब से किए हैं? मतलब जिनका जो गरीब मर रहा है उससे उनको कोई लेना देना नहीं है, वह जुलाई से फ्री करेंगे। मतलब आपका जो पिछले वाला बिल है उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। अब जो स्टार्ट होगा जुलाई से, जो आप खपत कीजिएगा वही आपको भरना, वही मतलब आपका 125 यूनिट माफ होगा और जो बकाया है वो आपको देना ही होगा। तो ये कैसा बिजली मतलब माफ है? क्या कैसी व्यवस्था है वहाँ? स्वास्थ्य एकदम चरमराया हुआ है। यहाँ पर जो है बहुत सारी बीमारियां फैली हुई हैं। दूषित पानी है यहाँ पर और काला पानी की सजा यहाँ की जनता काट रही है। लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही है। लोग यहाँ से जो है दिल्ली, पटना, अन्य जगहों पर मतलब जाकर इलाज करवा रहे हैं। अररिया जिला में स्वास्थ्य के नाम पर कुछ भी नहीं है, खास करके नरपतगंज विधानसभा में। यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज आना था जो नहीं आया। मेडिकल कॉलेज से पहले भी हम लोग जो है यहाँ पर एम्स के लिए आंदोलन कर रहे थे। एम्स मतलब कोसी सीमांचल को एम्स के लिए जो है हम लोग आंदोलन किए, अनवरत आंदोलन किए और दुर्भाग्यवश यहाँ पर नहीं हो सका। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, एमपी एमएलए हैं, वो बोका है, उनके मुंह में आवाज नहीं है। तो वहाँ पर विधानसभा में, संसद भवन में कुछ बोल नहीं पाता है। ऐसा हाल है यहाँ का एमपी एमएलए का। और ये लोग क्या दे पाएंगे यहाँ पर? जब मान लीजिए यहाँ पर नरपतगंज फारबिसगंज का बॉर्डर है, यहाँ पर जो है मतलब 50 लाख की आबादी है। फारबिसगंज, नरपतगंज और कुछ आप यहाँ सुपौल के ले सकते हैं, छतापुर को ले सकते हैं और अन्य जगह भी है। यहाँ पर आप फारबिसगंज से पूरब भी ले सकते हैं, कुर्साकाटा को। सभी आबादी को मिला करके 50 लाख से अधिक है, लेकिन यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। मेडिकल कॉलेज यहाँ आना था, उसको भेज दिया गया कोदरकट्टी, रामपुर कोदरकट्टी, जहाँ पर पहले से जो है सरकार का मॉडल अस्पताल बनाता है। अररिया जो सदर अस्पताल है, उनको मॉडल अस्पताल में जो है तब्दील किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है फिर
वहीं पर सदर अस्पताल जहाँ पर है वहां से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी है कोदरकट्टी की, और वहाँ मेडिकल कॉलेज बनवाया जा रहा है। हम लोग तो आंदोलन कर रहे हैं इस पर, मुख्यमंत्री जी को लिखे हैं पत्र, और नहीं मानेंगे तो हम लोग सड़क पर भी उतरेंगे। मेडिकल कॉलेज हमारा हक, हकीकत और जरूरत है, और इसे हम लेकर के ही रहेंगे। अच्छा, एक चीज है, बार बार सुनने को मिलता है कि नरपतगंज में लोगों को दाखिल खारिज परिमार्जन में दिक्कतें आ रही हैं, तो आप लोग इस पर आवाज क्यों नहीं उठाते? बिल्कुल आवाज उठाए हैं। इधर हाल में ही निवास प्रमाण पत्र पे जो है मतलब नहीं बनाना चाह रहा था, वहाँ गया टीपीएस कर्मी है एक आलोक झा, उनका वीडियो आया मेरे पास। हम तुरंत कार्रवाई के लिए डीएम साहब को भेजे कि आप उनको तुरंत जो है यहाँ से ट्रांसफर कीजिए और उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। ऐसे लोगों के वजह से जो है जनता का काम नहीं हो पाता है। और आलोक झा जो आरटीपीएस सहायक है वो बहुत बड़ा घूसखोर है, और ऐसे लोगों का मैं तलाश कर रहा हूँ। नरपतगंज में अभी शंखनाद हुआ है अच्छा, एक चीज महासंग्राम का। एक न्यूज आई थी, खबर आई थी कि 11 पैक्स में लगभग 7 करोड़ का घोटाला हुआ है। क्या सच है? ऐसा बात सही है? बिल्कुल घोटाला हुआ है। यहाँ पर जो किसान है उनका जो धान जो वो दिए हैं पैक्स को, उन्हें मालूम ही नहीं है कि कहाँ गया है मेरा धान। 7 करोड़ का गबन का मामला है। मैं तो जिला पदाधिकारी महोदय से मांग किया हूँ कि जल्द जो है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी दोषी पैक्स अध्यक्ष हैं, प्रबंधक हैं, सभी को मतलब जो है सलाखों के भीतर देना चाहिए। मतलब किसान धान दिया है पैक्स को, लेकिन वो धान सरकार के नजर में नहीं है, वो बिक गया। सरकार के नजर में है ही नहीं। 11 पैक्स में जो है कोई मतलब जो है धान कहाँ गया नहीं गया कोई पता ही नहीं है। जिसमें बीसीओ निलंबित भी हुए हैं, नरपतगंज के बीसीओ रवि रंजन। अच्छा, एक चीज बताइए, इस बार तो आप किस पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हम जनता की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय। जी। तो क्या इस बार आपका रोड मैप है चुनाव को लेकर के? आप क्या नरपतगंज के जो वोटर हैं उनको क्या आश्वस्त कर रहे हैं कि यदि आप चुन के आते हैं तो चहुमुखी विकास देने का काम करेंगे? बिल्कुल। मैं तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मेडिकल कॉलेज बनवाऊंगा नरपतगंज में, दूसरा डिग्री कॉलेज लाऊंगा, तीसरा जो गरीब परिवार के बेटी हैं, बहन है, उनको मैं अपने निजी कोष से 1 लाख रुपया दूंगा उनके शादी में। और जितने भी मेरा लगभग 21 संकल्प है, और मैं 21 संकल्प पे काम करूंगा नरपतगंज विधानसभा में। और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सभी को हम खोजेंगे, और एक को भी बख्शा नहीं जाएगा। सबसे पहला तो हॉस्पिटल का हो गया यहाँ पर, दूसरा हम शिक्षा पर काम करेंगे, मेडिकल कॉलेज लाएंगे, यहाँ पर जो है लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, विद्यालय की जो दुर्व्यवस्था है उनको हम सुदृढ़ करेंगे और उन पर काम करेंगे। और तीसरा है यहाँ के लोग जो है पलायन करते हैं। मेन मुद्दा यही है, रोजगार का। जी। आपने फारबिसगंज में एक आप देखे होंगे कि एक ग्लूकोज फैक्ट्री लगी थी, लेकिन अब वो ग्लूकोज फैक्ट्री तो अभी तक शुरू नहीं हुई है, राजनीति का बलि चढ़ गया है। तो इस पर क्या, एक भी फैक्ट्री नहीं है अपना, बड़ी कंपनियां नहीं है अपने क्षेत्र में। जी, उद्योग पर भी हम ध्यान देंगे, और हम जब विधायक बनेंगे तो हम विधानसभा में भी आवाज़ उठाएंगे उद्योग को लेकर के कि नरपतगंज में होना चाहिए। और इसके लिए अगर हमको आंदोलन भी करना पड़ा तो हम आंदोलन करेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। पलायन को रोका जाएगा। यहाँ के जो हर एक घर से 1 से 2 व्यक्ति यहाँ से दिल्ली पंजाब कमाने के लिए जाते हैं, सिर्फ पेट पालने के लिए, और वह रुपया कहाँ जाता है? घर का नमक तेल में जो है समाप्त हो जाता है, लोगों को कुछ बचता ही नहीं है। और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो है जो लोग पलायन करते हैं उनको यहीं पर रोजगार मिले, उनको 15 से 20 हज़ार के अंदर जो है उनको रोजगार दिया जाएगा। चलिए, ये थे युवा नेता प्रभात यादव,
जो अपने कार्यों से जनता के बीच जाएंगे वोट मांगने के लिए। अब ये भविष्य के गर्त में है कि चुनाव में क्या होगा। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि हम एक गरीब उम्मीदवार हैं, गरीब घर से जो हैं उठ करके जो हैं आप लोगों के लिए संघर्ष करने के लिए आए हैं। और मेरे पास रुपया नहीं है कि मैं पैसा दे करके जो है टिकट खरीद लूं या अन्य चीज़ें कर सकूं। इसलिए मैं आप लोगों से एक नोट एक वोट कार्यक्रम के तहत भी मैं आप लोगों से रुपया मांगूंगा। आज तक हमने आप लोगों से कुछ नहीं मांगा है। मैं बहुत ही अपने आप को पैसा के वजह से कमज़ोर महसूस करता हूं, लेकिन आप लोगों के बीच जो है जल्द जाऊंगा और आप लोगों को जो भी हो यथासंभव हमें सहयोग करें, ताकि एक गरीब का बेटा जो है विधानसभा पहुंचे और आप लोगों की आवाज़ को बुलंद कर सके।